हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैकर सेक्टर में। आज आपका स्वागत है। चलिए, आज हमारा नया बैनर बन के आ गया है। आप लोग देख सकते हैं, जीके क्रैकर मात्र 90 दिनों में आप बन सकते हैं। जीरो से हीरो बनने के लिए हमारा चैनल जीके क्रैकर सेक्टर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर के लिए हमारा चैनल आपको हर दिन प्रोवाइड करेगी। चलिए, यूज ऑफ एग्जाम देख लेते हैं। एमटीएस, बिहार पुलिस, एसएससी, बीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा चैनल जीके क्रैकर सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, आज देख लेते हैं दोस्तों, इस चैनल का फाउंडर कौन है। इस चैनल का फाउंडर एसके सिंह है। आप इनके साथ यह चैनल पढ़ रहे हैं। चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्लीज वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए क्लास में बने रहिए और सेशन का मजा लीजिए, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो आपकी जीवन बदल देगी। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कौन बन गए हैं दोस्तों। हंसराज गंगाराम अहीर है पहला, दूसरा है राजीव लक्ष्मण है, तीसरा विजय शर्मा है और चौथा कौन है, संजय कुमार है। तो कौन बने हैं दोस्तों। तो इनका आंसर हो जाएगा पहला ये। पहला क्या हो जाएगा, हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। आप लोगों ने हंसराज गंगाराम अहीर को नहीं देखा है तो हमारे पीडीएफ पे देखिए हंसराज गंगाराम कौन है। तो इस पिक्चर में जो देख रहे हैं इन व्यक्तियों का यही व्यक्ति हैं हंसराज गंगाराम अहीर। यह महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए, हंसराज अहीर 4 बार संसद चुने जा चुके हैं। हंसराज अहीर 4 बार संसद चुने जा चुके हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। चलिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों। तो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो देखिए, आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। 1993 के तहत की गई थी। दूसरा है कि 102 में संविधान संशोधन, 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसे संवैधानिक दर्जा 102 में संविधान संशोधन में दिया गया था। कब, 2018 में दिया गया था। तो संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी, संविधान में एक नया अनुच्छेद बना था 338 बी डाला गया, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है आयोग केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करता है। आयोग सरकार को पिछड़े वर्ग की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने को सिफारिश करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। एनके सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एनके सिंह है। ये आप लोग को अध्यक्ष जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी अध्यक्ष हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए, अध्यक्ष और देख लेते हैं कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऋतुराज अवस्थी हैं। ऋतुराज अवस्थी बन गए हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी हैं। अब है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरुण कुमार सिंह है। कौन है दोस्तों, अरुण कुमार सिंह है। इसके बाद देख लेते हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। इकबाल सिंह लालपुरा है। इकबाल सिंह लालपुरा है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा है। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। कौन है दोस्तों, हर्ष चौहान है। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय सपाला है। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सपाला है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। चलिए, भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा, भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार सोनी।
मनोज कुमार सोनी है दोस्तों, याद रखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी है। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर है। कौन है? एस किशोर है। चलिए, हमने आपको मोटिवेशन के लिए कुछ सुंदर पंक्तियां डाला है, आप लोग इसे देखिए और इसे सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। इससे आपको मोटिवेट करने में हमारा चैनल आपको मदद करेगा। बहुत जल्द ही हम एक मोटिवेशनल चैनल लेकर यूट्यूब पे आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जिस तरह हमारा यह जीके क्रैकर सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मोटिवेशन चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। कहता है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि राह पे चलते रहिए। राह पे हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है। राह पे चलते रहिए, ना एक दिन आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी, अर्थात क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता था? 2022 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी क्रिकेट की, वह किसने जीता था? पूछता है हु हैज वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022 ऑफ क्रिकेट। कौन जीता था दोस्तों इसमें से? तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कौन? मध्य प्रदेश, चौथा है सौराष्ट्र। कौन जीत गया था? तो सौराष्ट्र जीता था दोस्तों। कौन जीत गया था? सौराष्ट्र जीत गया था। कौन जीत गया था? सौराष्ट्र जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता था? सौराष्ट्र जीता था। ये टीम देख लेते हैं आप लोग, टीम भी देख लेते हैं। टीम आपका सौराष्ट्र का टीम है, टीम भी देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, अगले इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। आगे डिटेल में आपको हम बताए हैं कि सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर किताब को अपने नाम कर लिया। सौराष्ट्र की टीम ने दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। इससे पहले 2007 और 2008 में इस ट्रॉफी को जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है, विजय हजारे ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट की श्रृंखला है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है, विजय हजारे ट्रॉफी यह जो है भारत की घरेलू क्रिकेट की श्रृंखला है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। कितने में हुई थी दोस्तों? 2002 में हुई थी। ये वनडे मैच, कौन से मैच? ये दोस्तों वनडे मैच की तहत 50 ओवर का होता है। कितने ओवर का? 50 ओवर का होता है। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। इस ट्रॉफी का नाम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे जी के नाम पर रखा गया था। विजय हजारे जी के नाम पर इसे रखा गया था। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी की सबसे सफल टीम तमिलनाडु है। सबसे सफल टीम कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है, जिसने 5 बार इस किताब को जीता है। जिसने 5 बार इस किताब को जीता है। चलिए देख लेते हैं कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1928 को। कब हुई थी? 4 दिसंबर 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में अवस्थित है। इसके बाद देख लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन है अभी बीसीसीआई के? तो रोजर बिन्नी है। कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी बन गए हैं, जो 36वें अध्यक्ष है। कौन है? 36वें अध्यक्ष है। सचिव कौन है? तो जय शाह है। सचिव कौन है? तो जय शाह है। देख लेते हैं ये जो क्रिकेट के बीसीसीआई के ये लोगो है। बीसीसीआई का ये लोगो है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बीसीसीआई का लोगो है। चलिए, बीसीसीआई का लोगो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। कौन बन गए हैं दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं। तो पहला विकल्प है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। दूसरा है संजय मल्होत्रा। तीसरा कौन हो जाएगा? दीपक मलिक हो जाएगा। चौथा हो जाएगा अरुण गोयल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर। इसका विकल्प ए हो जाएगा।
इसका विकल्प ए हो जाएगा। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं यही है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर यही है, लक्ष्मण यही है, राजीव लक्ष्मण। देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अर्थात एनएसजी नेशनल स्टैटिक कमीशन इसके अध्यक्ष कौन हो जाएगा? इनके अध्यक्ष के बारे में किनको बारे में चर्चा कर दी है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और डिटेल है कि यह डॉक्टर सी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर स्थापित स्वसत्ता निकाय है। स्वसत्ता यह निकाय है। चलिए इनका गठन 12 जुलाई 2006 से प्रभावी हुआ था। 12 जुलाई 2006 से ये प्रभावी हुए थे। अब देख लेते हैं इनमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक के पास सांख्यिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए। जो व्यक्ति इसमें अनुभवी होते हैं उन्हीं को इस अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि इस निकाय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में जनता के विश्वास को मजबूत करने और डेटा एकत्र करने के संबंध में भारत में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना था। कठिनाइयों को कम करने का यह काम किया था। कठिनाइयों को कम करने का काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका ने किस देश के टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? Which countries tech company have been banned by the US? किसने लगाया है? तो भारत पर लगाया है कि चीन पे लगाया है कि कनाडा पे लगाया है या वियतनाम पे लगाया है? किस पे लगाया है दोस्तों? तो चीन पे लगाया है। किस पे लगाया है? तो ये चीन पर लगाया है। इसका विकल्प बी हो जाएगा सही, चीन पे लगाया गया है। क्यों लगाया इसके बारे में देख लेते हैं। ये देख लेते हैं वहाँ के दोनों के मुख्य व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति दोनों के हैं, एक अमेरिका का है एक चीन का है। चलिए आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट में हमें लिख के बताइएगा अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है और चीन के राष्ट्रपति कौन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं और डिटेल में क्या है दोस्तों, इनके बारे में और डिटेल देखते हैं। चलिए अमेरिका संचार आयोग ने चीन के हुवावे और ZTE कंपनी द्वारा बनाए गए संचार उपकरणों की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी संचार आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ निर्मित वीडियो प्रणाली के इस्तेमाल पर अस्वीकार्य जोखिम बतलाया है। चलिए करार देते हुए प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया। चर्चा में रहा क्यों अंतर्राष्ट्रीय खबरें के बारे में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनरो को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनरो को पाकिस्तान के नए सेना नियुक्त किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत के उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। कौन बन गया है दोस्तों? तो रूस बन गया है। भारत को उर्वरक का शीर्षकर्ता जो है शीर्ष आपूर्ति कौन करता है उर्वरक के रूप में? तो रूस करता है। कौन करता है दोस्तों? तो रूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन के बारे में कि अमेरिका में भारत की राजदूत अर्थात तरनजीत सिंह सिंधु ने किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया है? Who has been awarded the Padma Vibhushan by India Ambassador to the US? तरनजीत सिंह सिद्धू किसे सम्मानित किया है? तो सुंदर पिचाई को, जो बाइडेन को, कमला हैरिस को या आरती प्रभाकर को किसे सम्मानित किया है? तो सुंदर पिचाई को। सुंदर पिचाई भी कौन है दोस्तों? तो गूगल के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई कहाँ के हैं? तो इंडिया के हैं। चलिए इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। चलिए अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। यह कार्य शुरू हो गया था 1954 में। यह जो है पद्म विभूषण देना शुरू हुआ था कब से? 1954 में। चलिए
आगे इनके बारे में देख लेते हैं। ये देख लेते हैं दोस्तों, ये सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई है और तरनजीत सिंह है। ये तरनजीत सिंह है सिद्धू, तरनजीत सिंह सिद्धू है, ये सिंधु, ये सुंदर पिचाई है। चलिए इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। इनके बारे में और डिटेल है कि 2022 में सुंदर पिचाई को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। 2022 में इन्हें पद्म विभूषण देने की घोषणा किया गया है। यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग श्रेणी में प्रदान किया जाता है। यह व्यापार और उद्योग श्रेणी में प्रदान किया जाता है। सुंदर पिचाई का जन्म मदुरई अर्थात तमिलनाडु में हुआ था। सुंदर पिचाई का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, मदुरई में। इसके बाद उन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की। IIT खड़गपुर से उन्होंने पढ़ाई की। 2015 में गूगल के CEO और 2019 में अल्फाबेट के CEO बन गए। 2015 में वह गूगल के CEO बने थे और 2019 में वो उन्होंने अल्फाबेट के CEO बन गए। कौन? सुंदर पिचाई बन गए। इसके बाद इनके बारे में और देख लेते हैं कि FICC द्वारा राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया एवं रवि कुमार सागर प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद है पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सुंदर पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया। अर्थ से नवाजा गया। नॉलेज फैक्ट्री से आप देख सकते हैं जितने भी कैबिनेट के अध्यक्ष हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इनके बारे में पहला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। इसके बाद वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो निर्मला सीतारमन। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण तातू राणे हैं। इसके बाद है नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अर्थात नागरिक उद्यान मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगा। रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। कौन हो जाएगा? अश्वनी वैष्णव हो जाएगा। इसके बाद है जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ ए डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड? कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर को। कब मनाया गया दोस्तों? तो 3 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 3 दिसंबर को मनाया गया है। 3 दिसंबर कौन सा दोस्तों? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा और आत्मसम्मान को व्यक्त करना और उनकी जीवन के बेहतर बनाने के लिए समर्थन करना है। अब देख लेते हैं आगे इनके बारे में कि यूनाइटेड नेशंस में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का कन्वेंशन 2006 में अपनाया गया था। 2006 में अपनाया गया था। ये देख लेते हैं इनका लोगो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन राइट्स डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर। कब होता है? 3 दिसंबर को यह दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग लोगो देख सकते हैं। इससे ये बहुत जब 3 दिसंबर आते हैं तो ये लगाए जाते हैं लोग। हर डॉक्टर के क्लिनिक में ये लगाया जाता है। आप लोग गौर करिएगा तो देख पाइएगा। चलिए इसके बारे में जितने भी दिसंबर के से संबंधित जितने भी डे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए पहला है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो 1946 में यूनिसेफ में शुरू हुआ था। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है कि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक जिला, क्या है दोस्तों, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में? तो किस राज्य में शुरू की गई है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? कहता है कि किस राज्य सरकार ने, अर्थात किस राज्य में एक जिला होगा, एक खेल होगा, यह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। देखिए इनका लोगो दिया गया है, इसमें देख सकते हैं, खेल संस्कृति को बढ़ाएं दे रही प्रदेश सरकार। खेल संस्कृति को बढ़ाना यह योगी जी का कहना है। यह कह रहे हैं कि प्रत्येक जिला में, अर्थात प्रत्येक जिला में हम चाहते हैं कि एक अपना अपना खेल के लिए वह जाना जाए हमारा स्टेट, इनका मानना है। चलिए इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं दोस्तों, इनके बारे में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना लॉन्च की है। यूपी के 75 जिलों में प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। मतलब अर्थात यूपी में जो 75 जिले हैं, उन 75 जिला में इनका मानना है कि सारे जिले में एक खेल होगा, उन खेलों से वह जिला जाना जाएगा। चलिए सब जिला के अलग अलग खेल होंगे। चलिए एक जिला एक खेल योजना के तहत खिलाड़ी अपने जिले के निर्दिष्ट खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं का पोषण करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगनार में अर्थात NMDC के स्टील प्लांट में सरकार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो हाउ मच परसेंट स्टेक विल द गवर्नमेंट सेल इन NMDC? किसमें, अर्थात सरकार का कितना परसेंट रहेगा दोस्तों? तो वो आगे देख लेते हैं कि कितना परसेंट रहेगा। तो इसका है, पहला है 50%, 79% और 60.79%, 70.79% या 40.79%। तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों? इसका विकल्प ये हो जाएगा कि 50%, 50.79% यह हिस्सेदारी सरकार करेगी NMDC में करेगी। ये देख लेते हैं इनका NMDC का पूरा ये ब्रांच देख लेते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। और दोस्तों इनके बारे में और डिटेल है कि वित्त मंत्रालय ने नगर नार के इस्पात संयंत्र के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की गई हैं। वित्त मंत्रालय ने कंपनी में अर्थात 50.79% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की है। इनके बारे में देख लेते हैं। ये कंपनी है दोस्तों NMDC हो जाएगा। अब नगनार में NMDC का इस्पात संयंत्र अभी पूरी तरह चालू होना बाकी है। इसे 3 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्टील बनाने की क्षमता के साथ स्थापित किया जाएगा। 3 मिलियन टन ये स्टील बना सकती है। यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुरा से 16 किलोमीटर दूर NMDC अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत अर्थात बिग नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया बिग नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री? अर्थात इसके लेखक कौन है? तो साहिल सेठ है, शशिर थरूर है, विमल जलाना है या विक्रम संपत है। कौन हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर? तो विक्रम संपत हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विक्रम संपत हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। और डिटेल है कि विक्रम संपत की ब्रेव
हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मुख्य अतिथि थे। यह 15 लंबे समय से बुलाए गए ज्यादातर उपेक्षित भारतीयों की यह कहानी है। यह भारतीयों की कहानी, यही पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक में आप पुराने भारतीयों की कहानी अब मिल सकता है। इनका लोगो देख लेते हैं। चलिए नवीनतम पुस्तक के बारे में हम देख लेते हैं जिनकी रचना किसने किया है। अब है अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। कौन लिखा है? शशि थरूर लिखा है। ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसने लिखा है? तो साहिल सेठ लिखा है। द कॉर्पोरेट पेपर्स की रचना किसने किया है? तो अक्षय शाह और स्टीफन सोल्टर ने किया है। रजनी के मंत्र का रचना किसने किया है? पीसी बालासुब्रमण्यम ने किया है। लेट मी से इट नाउ की रचना राकेश मारिया ने किया है। और टॉम एंड सेंड की रचना कौन किया है? गीतांजलि श्री ने किया है। कौन किया है? गीतांजलि श्री ने किया है। गीतांजलि श्री ने किया है। और द टाइगर ऑफ द्रास की रचना मीना मेयर ने किया है। क्वीन ऑफ फायर की रचना कौन किया है? देविका रंगाचारी ने किया है। देविका रंगाचारी ने किया है। अब फियरलेस गवर्नेंस की रचना किरण बेदी ने किया है। किसने किया है दोस्तों? तो किरण बेदी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो G20 शोरपा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? वेयर हैज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 शोरपा स्टेड? कहाँ हुई थी दोस्तों? जयपुर में, उदयपुर में, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसकी उदयपुर में हुई थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? उदयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। इसका विकल्प बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं कि G20 शोरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में होगी। भारतीय शोरपा अमिताभ कांत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अर्थात भारतीय शोरपा के अध्यक्ष कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे। कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे, जिसकी अध्यक्षता करेंगे G20 की। चलिए इनके पिक्चर भी दिखाएंगे आप लोग को, नीचे देखिएगा। शोरपा G20 के सदस्यों के नेता की निजी दूत होंगे। या क्या होंगे? निजी दूत होंगे। वे वर्ष के दौरान बातचीत, शिखर सम्मेलन के लिए कार्यकाल पर चर्चा और G20 के महत्वपूर्ण कार्य में समन्वय की निगरानी करेंगे। इसके बाद G20 शोरपा बैठक से उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने में भी सहायता मिलेगी। देख लेते हैं G20 जो 2023 भारत इसका कमान संभाला है। चलिए यही है, इनके बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में हम आप लोगों को अभी तुरंत बताए थे कि भारतीय शोरपा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अमिताभ कांत बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? अमिताभ कांत बन गए हैं। यही अमिताभ कांत है जो G20 की अध्यक्षता की कमान संभाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने 1 दिसंबर को 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। कौन? 1 वर्ष के लिए इन्होंने G20 की अध्यक्षता संभाली है। 1 वर्ष के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए। चलिए G20 यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का संगठन है। 19 देशों और यूरोपीय संघ का संगठन है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में भारत आरंभ से ही इस समूह का सदस्य रहा है। शुरू से ही भारत इसका सदस्य रहा है। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85%, विश्व की 66% से अधिक जनसंख्या और 75% वैश्विक कारोबार का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक कारोबार का यह क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा G20 में 19 देशों और यूरोपीय संघों का यह क्या होता है? संगठन होता है। इसकी यह शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1999 में शुरुआत हुई थी। यही है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत, जिन्होंने 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है।